हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि हिंदी भाषा के ज्ञान में किस प्रकार से समास सहायक है और समास पढ़ने से हिंदी भाषा में किस प्रकार से हमारी सहायता हो सकती है ताकि हम उसकी समझ को और अच्छे से बना सकें। हमारे लेखन कौशल कैसे सुधारा जा सकता है, ये हम समास के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन करते हैं तो इसको हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी व्याकरण में समास का स्थान कहाँ पर है और समास आखिर में क्यों इसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के जवाब हमको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन 4 भागों में पूरा संपूर्ण हिंदी व्याकरण आ जाता है, समाहित हो जाता है। सबसे पहला भाग है इसका वर्ण विभाग, जिसमें वर्णों का आकार, उच्चारण तथा वर्गीकरण करके इसका हम अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि ये वर्ण होते क्या है। ठीक है, तो देखिए, वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, या जैसे हम कोई भी व्यंजन को जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे हम मान लीजिए एक ध्वनि है स की। ठीक है, सलजम स, तो उस स में, इस स में क्या शामिल है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल है। ठीक है, जैसे हम इसको अलग करके अगर लिखते हैं तो देखिए, जब इस वर्ण से हम स्वर को अलग करते हैं, ठीक है, इसको जैसे हम मान लीजिए ऐसे अलग कर देते हैं। ठीक, तो ये जो सा है वो ये इसमें से जब स्वर निकल जाएगा तो इसमें ये जब आधा बच जाएगा। ठीक है, या हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब ये अधूरा हो गया, आधा हो गया है। ठीक है, अब जब इसमें स्वर लगता है तब ये पूर्ण वर्ण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी वर्ण में, ये वर्ण है, किसी भी वर्ण में स्वर और व्यंजन समाहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे वर्ण कहते हैं। ठीक, इसी का आकार, उच्चारण और वर्गीकरण हम अध्ययन करते हैं इस वर्ण विभाग में। ठीक, अब इसका दूसरा भाग है शब्द विभाग। शब्द विभाग जैसे कि नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शब्दों का वर्गीकरण, रूपांतरण तथा शब्द निर्माण का इसमें अध्ययन किया जाता है शब्द विभाग में। ठीक है, और इसी शब्द विभाग में इसके शब्द निर्माण के अंतर्गत जो है समास को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है पद विभाग। पद विभाग में क्या है, पद के भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या लिंग, वचन, कारक, अव्यय, इन सब का भेद जो होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं इस पद विभाग में। ठीक, अब हिंदी व्याकरण का जो चौथा भाग है वो है वाक्य विभाग। इसमें हम पदों का परस्पर संबंध, यानी कि जो ये उपयुक्त पद है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, इनका परस्पर क्या संबंध है एक दूसरे से, ये इसका अध्ययन करते हैं। और वाक्य बनाने की जो नियम है, ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो वाक्य बनाने के नियम है उसका अध्ययन हम वाक्य विभाग में करते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों भागों में हिंदी व्याकरण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, अब दूसरा है शब्द विभाग। शब्द विभाग में से ही संबंधित है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण हम किन किन तरीकों से करते हैं, तो संधि करके भी हम निर्माण करते हैं। ठीक है, जब हम संधि करते हैं तो एक नवीन शब्द की रचना होती है जिससे हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये एक विधि है। उपसर्ग लगा के भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, फिर प्रत्यय लगा कर भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तथा समास करके भी हम नवीन शब्दों की रचना करते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब दो या दो से, ठीक है, दो या दो से, ये जरूरी है कि दो या दो से, कभी भी एक शब्द का समास कोई पूछे तो उसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए समास बनाने के लिए आपको आवश्यकता है कम से कम दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, या तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो वही समास कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करे तो वे समास कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए राजा का कुमार। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द है, तो इससे मिलकर हमने क्या बनाया, समास बनाया, राजकुमार। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। ठीक है, और इसमें जो है राज ये पूर्व पद कहलाता है, कुमार इसी में क्या है, ये उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, और इसको देखिए, इसको और आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना कर रहा है, इससे इसका क्या तात्पर्य है
कि यानी कि यहाँ पे देखिए 3 शब्द है, तो इन 3 शब्दों के समूह को जब हम समास में बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 से यहाँ एक शब्द कर दे रहे हैं, है ना। यानी कि क्या हो रहा है, शब्दों का समूह छोटा हो गया, यहाँ 3 शब्द था, यहाँ एक शब्द हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समास जो है, ये कह सकते हैं हम कि शब्दों के समूह को या वाक्यांशों को छोटा करने की एक विधि है, ठीक है। यानी कि समास का मतलब हो गया कि शब्दों के समूह को छोटा करना, है ना। तो ये संक्षिप्त करने की एक विधि है समास। और इसमें क्या है, इस दौरान इसमें नवीन शब्दों की रचना भी हो रही है। अब इसी देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, इसी के प्रधानता के आधार पे समास जो है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि समास प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये प्रधानता से क्या मतलब है, यहाँ मान लीजिए राजकुमार उदाहरण है, तो इसमें पूर्व पद, ये हो गया एक उत्तर पद, है ना। तो प्रधानता के आधार पे यानी कि किसी किसी समासिक पद, ये जो बन के आया इसको हम कहते हैं समासिक पद पूरे को, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको जब हम समास किए हैं तो इसको हम पूरे समासिक पद कहते हैं। तो समासिक पद में पहला जो पूर्व पद होता है, अगर इसके हम कहें कि यहाँ प्रधानता है, यानी कि उसका इस शब्द में इसका इस पद का पूर्व पद का प्रधानता अधिक है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं हम जो अर्थ ले रहे हैं वो हम उस पर जोर दे के ले रहे हैं पूर्व पद पे। और जब हम उत्तर पद की बात करेंगे विशेषतः, यानी कि हम उस पे हम उस पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। तो प्रधानता से तात्पर्य ये है, हम उसके अर्थ को ही हम महत्व देते हैं, ठीक है, या उसके अर्थ पे ही हम भार देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्व पद प्रधान, यानी कि पूर्व पद, यानी कि ये जब किसी समासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो, यानी समासिक पद मतलब कि ये जो समास बन के आ रहा है इसके पूर्व पद प्रधान हो, तो वहां पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। इसी प्रकार जब दोनों पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लाभ हानि, है ना। अब देखिए यहाँ पूर्व पद ये है, उत्तर पद हानि है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाभ पूर्व पद ज्यादा प्रधान है या हानि प्रधान है, क्योंकि दूसरे के ही विपरीत शब्द हैं। यानी कि लाभ अगर है तो हानि भी है, समान रूप से दोनों का अर्थ जो है उसका प्रधान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे इस तरह के समासिक पद जहां हो, वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा वहां पे, ठीक है। दोनों पद अप्रधान हो या गौण हो, तो वहां क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कैसे, जैसे दोनों पद ही अप्रधान हो, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद यानी कि प्रधान ना होकर गौण हो जाए, यानी कि वहां पे तीसरा कोई पद है जो पहले हमको उस अर्थ में समझना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नीला है कंठ जिसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, है ना। न तो नीला की बात किया जा रहा है, न कंठ की बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है किसकी, शिव की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए फोकस क्या है ना, पूर्व पद ये हो गया, उत्तर पद, यानी नीला और कंठ, इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है। बात ये तीसरा पद यहाँ पे है, वो है शिव, यानी कि नीला कंठ, यानी शिव भगवान ने जो विष को धारण किया था अपने गले में, कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका जो है कंठ जो है नीला दिखाई पड़ता है या दिखाया जाता है, तो इसलिए हम उनको नीलकंठ कहते हैं, ठीक है। नीलकंठ चूंकि एक पक्षी भी है, तो उसमें जब हम उसकी पक्षी की बात करेंगे नीलकंठ की, है ना, उसकी भी गले नीलकंठ नीलाकंठ होता है ना। तो इस प्रकार से जब हम केवल नीला या कंठ की प्रधानता न देकर हम किसी तीसरे पद की बात करते हैं, यानी कि शिव की बात करें, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बहुब्रीहि समास हो गया, जहां पे दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, तीसरा या कोई अर्थ निकल रहा हो, ये। तो इस प्रकार से ये 3 हो गए। उसके बाद देखते हैं हम प्रधानता के आधार पर जो चौथा है, यानी कि उत्तर पद जिसमें प्रधान हो, अर्थात तत्पुरुष समास होगा वहां, ठीक है। उत्तर पद प्रधान हो मतलब उदाहरण के लिए ले लेते हैं ये पंचवटी, ठीक है, उदाहरण लेते हैं पंचवटी। इसमें देखिए पंच पहला तो संख्यावाचक हो गया, है ना, लेकिन पंचवटी की बात की जा रही है। वट का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि 5 वृक्षों के समूह को ही हम पंचवटी कहते हैं। और यहाँ पे
सिर्फ संख्यावाचक होने से ये इसका महत्व नहीं है। यहाँ इसका महत्व है कि किस प्रकार का ये संख्या है, 5 वृक्षों की संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये प्रधान होगा। तो उत्तर पद यहाँ पे ये है, वटी पंच हो गया पूर्व पद, वटी उत्तर पद है, तो यहाँ पे वटी जो है ये उत्तर पद इसका ये प्रधान होगा, तो ये तत्पुरुष समास में कहलाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, एक होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो द्विगु में पंचवटी जिसमें जो संख्यावाचक वाले आएंगे सब समासिक पद, वो द्विगु के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, और कर्मधारय के क्या हो जाते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण होता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, नीला नीला है जो कमल, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, नीला, यानी कि विशेषण हो गया, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से आप मोटे तौर पे समझ गए हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, समास क्या होता है, और हिंदी व्याकरण में इसका स्थान क्या है ना। यानी कि शब्द विभाग में शब्द निर्माण के अंतर्गत हम समास का अध्ययन करते हैं। तो ये मुख्य बातें आप समझ चुके हैं। अब हम एक एक करके इन सभी समास के जो 6 भेद हैं, इन सभी को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस कड़ी में सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास का अध्ययन करेंगे, फिर द्वंद्व समास का, फिर बहुब्रीहि समास, फिर तत्पुरुष समास के दोनों उपभेदों द्विगु क्रमधारय समास का अध्ययन करेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि इनके उदाहरण कभी कभी एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं, है ना, तो उसके जो कंफ्यूजन होते हैं उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ताकि परीक्षाओं में गलतियां करने से हम बच सकें। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इन समास को पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी समास के भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अव्ययीभाव समास में जैसा कि हम सबने अभी पढ़ा है कि पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में आप देख सकते हैं जो प्रति है इस पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, दिन की बात नहीं की जा रही है, दिन के साथ हम कैसे दिन की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन की बात की जा रही है। यानी कि पूर्व पद यहाँ क्या है, प्रधान है, इसकी प्रधानता है, तो ये अव्ययीभाव समास होता है जहां पूर्व पद प्रधान हो। इसके अतिरिक्त देख सकते हैं ये अविकारी शब्द भी इसमें आते हैं। अविकारी शब्द यानी कि अव्यय। ठीक है, ये अव्यय क्या होता है, तो जी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं अव्यय या अविकारी शब्द, जैसे कि मान लीजिए भरपेट, निर्भर और प्रतिदिन, बेलगाम, यथाशक्ति, जितने भी शब्द हैं, इस प्रकार के शब्द अगर हम मान लीजिए प्रतिदिन एक शब्द लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए काल की बात करते हैं। हम बोले कि मैं स्कूल जाता था, या मैं बोलूं फिर स्कूल हम जाते हैं, या स्कूल हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों ही कालों में ये जो शब्द है वो समान रूप से प्रयोग किया जा रहा है। क्या इस काल का प्रभाव वाक्य में इस शब्द पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से लिंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वचन और कारक का भी कोई भी प्रभाव इन शब्दों पे नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, या अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की। अव्ययीभाव समास को आप जो है इसके उपसर्ग से भी पहचान सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भर, निर, प्रति, यथा, ये उपसर्गों से मिलके ये शब्द बने हुए हैं। भर से भरपेट, निर से निर्भर। ठीक है, ये जो आधार इसको माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हलंत लगाया गया है। ठीक है, तो ये निर से निर्भर, प्रति प्रतिदिन, यथा यथाशक्ति, है ना। बे उपसर्ग से क्या बना है, बेलगाम, आ से आमरण, ब से बखूबी, अनु से अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से कई उपसर्गों से मिलके भी ये शब्द बने होते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास में। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द की जब आवृत्ति होती है तो वो भी क्या है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे किसी शब्द की आवृत्ति में मान लीजिए ये धीरे एक शब्द है, तो देखिए जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, ठीक है, धीरे या एक एक एक, दो दो, इस तरह से जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक,
इसके अतिरिक्त इसके पहचान के और भी तरीके हैं, जैसे कोई भी समासिक शब्द है इनके, ठीक है, या भरपेट यानी जो समास हमने बनाया उसे हम क्या कहेंगे, समासिक शब्द। तो अव्ययीभाव समास के जो समासिक शब्द होता है वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब हमें समझ में नहीं आता है कि ये इसमें कौन सा समास होता है या कन्फ्यूजन होता है, तब हम ये ऐसे छोटे छोटे तथ्य याद रखते हैं, जैसे किसी शब्द की आवृत्ति या समासिक शब्द जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। ये दो और ये पूर्व पद प्रधान है, अगर ये तीन बातों को भी आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण कैसे होगा, जैसे किसी वाक्य में मान लीजिए मैं आ गया आजीवन, ठीक है, मैं आजीवन जो है एक मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अविवाहित के लिए यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या आ गया, आजीवन, ठीक है, आजीवन अविवाहित रहेगा। तो इसी प्रकार से जितने भी वाक्य में ये शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ये सभी क्रिया के पहले एक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि अव्ययीभाव समास का जो समासिक शब्द है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे, जैसे निर्विवाद है तो बिना विवाद के, तो ये सारे ही शब्द या प्रतिध्वनि, यथा, जीवन और प्रत्यक्ष, ये वाक्य में क्रिया के पहले एक विशेषण का रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम अव्ययीभाव समास के समासिक शब्द को हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो इस तरह से हम अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले समास को पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हम अगला समास का भेद जो है द्वंद्व समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है उदाहरण लाभ और हानि, ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाभ और हानि दोनों ही पद प्रधान है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हानि, ठीक है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, यानी कि दोनों ही पद की यहाँ प्रधानता है। तो ये द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, और इसमें दोनों ही पद इस प्रकार से प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, यहाँ भी दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। कहने का तात्पर्य यही है कि द्वंद्व समास में या तो एक दूसरे के दोनों ही जो शब्द हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे या तो पूरक होंगे, ठीक है। जैसे लाभ और हानि एक दूसरे के यहाँ विपरीत हैं, जबकि माता और पिता ये दोनों ही मिलके ही बच्चे का पालन पोषण करते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या ये पूरक हो रहे हैं, ठीक है। तो या तो द्वंद्व समास के उदाहरण में लाभ हानि जैसे आएंगे, एक दूसरे के विपरीत शब्द आएंगे, या तो ऐसे एक दूसरे के पूरक शब्द आएंगे, ठीक है, माता पिता जैसे। अब देखते हैं द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। इन तीन प्रकारों को अध्ययन करते हैं कि ये क्या है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है, ऐसे समासिक शब्द जिसमें अथवा शब्द से जुड़े रहते हैं, ठीक है, अथवा शब्द जुड़ा होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, पाप और पुण्य, ठीक है, पाप अथवा पुण्य। अब इसको आप क्या करोगे, इस योजक चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पे अथवा निकल के आएगा, पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ठीक है। दिवा रात्रि, दिवस अथवा रात्रि, यहाँ पे बात की जा रही है या तो दिवस की या तो अथवा रात्रि की। धर्म अधर्म, या तो धर्म होगा या अथवा अधर्म होगा, ठीक है। तो जहाँ अथवा आ जाए उसी को हम कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। वैकल्पिक से आप समझ सकते हैं जहां अथवा या उसका मतलब ये हुआ ना कि वैकल्पिक, ठीक है। तो अथवा आ रहा है तो ये होगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। फिर होता है दूसरा इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, जब दोनों ही शब्दों के बीच में जहां और शब्द जुड़े, ठीक है, जैसे कि शिव पार्वती, शिव और पार्वती, यहाँ पे देखिए और शब्द जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता और पिता, इसमें क्या है, माता और पिता की बात कर रहा है, ठीक है, और सब जहां जुड़ जाए वहां पे हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। इनमें क्या होता है, उनके जैसे का भाव हो दो। उनके जैसे का मतलब क्या है, उदाहरण देखते हैं, रुपया पैसा, ठीक है,
तो रुपया और पैसा यानी हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं रुपया पैसा, यानी कि हम धन की बात कर रहे हैं, रुपया कहें या पैसा कहें, हमारा कहने का भाव ये है कि हम रुपया धन की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि घास फूस, यानी कि घास फूस, तो वो कहने का हमारा जो भाव है, यानी कि घास फूस क्या होता है, अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घास से मिलती जुलती चीजें, उनके जैसा, ठीक है ना, उनके जैसा, यानी किसके जैसा, घास जैसा। फूस कहने का अर्थ क्या है, घास के जैसा कोई चीज हो, तो इस तरह हम बोलते हैं घास फूस। तो उनके जैसे का जहां भाव बोध हो वहां पे क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और इनके बीच में भी क्या है, योजक चिन्ह हटाने पे हम क्या लगाते हैं, और लगा होता है। ठीक है, जैसे चमक दमक, चमक और दमक, ठीक है, चमक और दमक। दमक अपने आप में कुछ नहीं है, इसका अर्थ नहीं होता जैसे फूस का नहीं होता था, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि चमक जैसी मिलती जुलती ही कोई चीज हो। ठीक है, तो इस तरह का जो भाव बोध हो वहां पे समाहार द्वंद्व समास होगा। तो ये द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। लेकिन देखिए परीक्षाओं में आपको ये नहीं पूछेगा कि ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा जो ध्यान नहीं देना है, बस एक बार पढ़ लेना है, लेकिन इसको याद उतना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में तीन तरह के चीज़ें होती हैं। पहला अथवा जुड़ा होता है। ठीक है, समासिक शब्द को जब आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो उसमें एक में अथवा जुड़ा होगा या तो और जुड़ा हो सकता है ना। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसमें ये देखें जैसे रुपया पैसा घास फूस, इस तरह का जो हम शब्द बोलते हैं या जो समासिक शब्द होगा वो क्या होगा, वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में ये याद कर लीजिए एक रिवीजन के तौर पे कि या तो एक दूसरे के विपरीत होंगे या तो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, तो ऐसे समासिक शब्द द्वंद्व समास कहलाता है। अब अगला समास के भेद को हम लोग अध्ययन करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम समास का भेद पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें देखिए बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद इसके प्रधान इसमें नहीं होते हैं, है ना, यानी कोई तीसरा पद है जो प्रधान होता है, और उस जब तीसरे पद के अस्तित्व में हम इसको लाते हैं, ठीक, तो वो जो तीसरा पद होता है वही क्या होता है, तीसरा पद बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए निशाचर, ठीक, उदाहरण दिया है निशाचर। निशाचर में निशा और चर मतलब होता है यहाँ पे आचरण से संबंध है इसका। ठीक है, तो निशा और आचरण दोनों ही पद इसके जो है, निशा और आचरण, ये चर, निशा और चर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ निशाचर किसी और को कहा जा रहा है ना, कोई तीसरा पद की ओर संकेत किया जा रहा है। यानी कि निशा यानी रात में आचरण करने वाला क्या कौन होता है, राक्षस, यानी कि राक्षस का ही पर्यायवाची क्या है, निशाचर है। यानी कि निशाचर किसे बोला जा रहा है, राक्षस को कहा जा रहा है। ठीक है, तो न तो निशा की बात हो रही है पूर्व पद, न कि चर उत्तर पद की बात हो रही है, यानी कि दोनों ही पद की प्रधानता यहाँ नहीं है, यहाँ किसी तीसरे पद की प्रधानता है। यानी कि राक्षस की ओर संकेत किया जा रहा है कि निशाचर हम राक्षस को कह रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है राक्षस जो है ये होगा आपका निशाचर का ही पर्यायवाची शब्द, जो कि बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, देवराज, जैसे वह जो देवों का राजा है। ठीक है, न तो देव की बात हो रही है न राज की बात हो रही है। अन्य समासों में क्या होता था, हम या तो पूर्व पद और उत्तर पद की ही प्रधानता के आधार पे हम उसमें समास बनाते थे और उस हमको वही समझना होता था। लेकिन यहाँ क्या है, देवराज यानी कि वह जो देवों का राजा है, अर्थात इंद्र को कहा जा रहा है ना, यानी कि देवताओं के राजा को ही इंद्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र को कहा जा रहा है, यानी कि ये तीसरे पद का हम अस्तित्व में ला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद, देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, और तत्पुरुष समास में जो दो होते हैं द्विगु और क्रमधारय, तो
जैसा कि आप तत्पुरुष समास का जब आप पढ़ रहे हो कि उत्तर पद प्रधान होगा, तो इनके जो भेद होंगे या उपभेद होंगे उनमें भी ये लागू होगा, यानी कि उसमें भी उत्तर पद प्रधान होंगे, है ना। अब देखते हैं मनोहर, उदाहरण लेते हैं, जैसे मन को हरने वाला, है ना, यानी कि मन तो है लेकिन कैसा मन, मन को हरने वाला, सिर्फ मन ही कहें तो इस पे इन दोनों में जो प्रधानता है वो हरने की बात हो रही है, हर, यानी कि मन कैसा हो, तो मन को हरने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्तर पद प्रधान है, ठीक, यानी कि हर ये प्रधान है इसमें, यानी कि मन को हरने वाला। इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं करुणापूर्ण, करुणापूर्ण में करुणा तो ठीक है, लेकिन करुणा से पूर्ण, अर्थात इस पे हमारी प्रधानता है, इस पे जोर दिया जा रहा है। कैसा है, कोई करुणा से पूर्ण है जो, है ना। तो ये उत्तर पद की जहाँ प्रधानता हो रही है वहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब देखिए ये भी तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है व्याधिकरण कारक तत्पुरुष समास और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। व्याधिकरण का मतलब हो गया कारक, ठीक है, कारक तत्पुरुष समास, यानी कि जो 6 कारक हैं मुख्य, उसी 6 प्रकार के कारकों के आधार पे ये 6 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण बताया था मनोहर, यानी मन को हरने वाला, यहाँ पे क्या है, करुणा से पूर्ण, ठीक है, करुणा से पूर्ण, तो ये जो आ रहा है ये क्या है, कारक के आधार पे। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, यहाँ पे कह दें के लिए, ठीक है, किसी समास में अगर के लिए है तो वहाँ संप्रदान होगा, फिर अपदान अलग होने के अर्थ में जब से का आए वाक्य में तो वहाँ अपदान कारक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये 6 प्रकार के व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है कारक के आधार पर, ठीक है। तो जो 6 प्रकार हैं कारक के, कौन से, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, इन्हीं के चिन्हों के आधार पे ये 6 प्रकार के व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के दूसरा जो भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसके भी 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं, द्विगु और कर्मधारय समास, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार से द्विगु और कर्मधारय को अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ने के बाद हमारा समास यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब आइए द्विगु और कर्मधारय को एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे, ठीक है। द्विगु समास में देखिए जैसा कि ये तत्पुरुष समास का भेद है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान है, तो द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का एक सामान्य जो पहचान है वो है इसका पूर्व पद हमेशा क्या होगा, संख्यावाची होगा, ठीक। जैसे चौराहा, चौ का अर्थ क्या है, 4, यानी कि चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, राहों यानी रास्ते, यानी कि 4 जहां से रास्ते गुजरते हैं उनका समूह को हम चौराहा कह रहे हैं। तो चौराहा क्या है, द्विगु समास है, ठीक। त्रिफला, ठीक है, त्रि का मतलब क्या है यहाँ पे 3, त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार, ठीक है। समाहार का अर्थ क्या होता है, समाहार का अर्थ होता है समूह, या तो आप समूह कह लीजिए या समाहार कर लीजिए, ठीक है। तो 3 फलों का समाहार हो तो उसे हम त्रिफला कहते हैं। तो त्रि का मतलब है 3। तो देख सकते हैं कि इसके उदाहरण में पहला जो पूर्व पद है ये क्या है, संख्यावाची है, तो ये इसका सामान्य पहचान है द्विगु समास का, ठीक। दूसरा कर्मधारय समास, ठीक। तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद था वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो जैसे कि तत्पुरुष समास का भेद है तो इसमें भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। उसके बाद उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष्य दोनों ही पदों में पाए जाते हैं। जो दोनों पद होंगे इसके, जैसे उदाहरण लीजिए घनश्याम, ठीक, यानी कि घन और श्याम दोनों जो पद हैं इसमें क्या है, उपमेय और उपमान का संबंध है, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। जैसे महाकवि, जिसमें महा का अर्थ क्या है, महान से है, कवि, ठीक है, तो इसमें विशेषण और विशेष्य होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घनश्याम क्या होगा, उपमान, ठीक है, ये उपमान हो जाएगा, है ना। घन के समान जो है ये उपमान हो जाएगा, श्याम क्या होगा, उपमेय,
इसी प्रकार से विशेषण और विशेष्य भी होगा दोनों पदों में। तो विशेषण क्या है? महान, ठीक है, महान है जो कवि, तो इसमें के कवि तो है, ये विशेष्य होगा, ठीक है, और इस कवि के लिए विशेषण क्या होगा? महान है, तो ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे बहुब्रीहि समास के द्विगु समास जो है वो बहुब्रीहि समास के भी कई बार उसमें भी आते हैं। तो कई एक ही समास जो होते हैं कई समास के भेदों में आ जाते हैं। तो ऐसे समास को भी हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि परीक्षाओं में हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आइए अब हम उनको देखते हैं जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ समास ऐसे होते हैं वो जो एक से एक ही समास कई समासों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि अमूमन देखा जाता है जो द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाचक होता है, वैसे समास हमेशा बहुब्रीहि समास में भी मान लिए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे त्रिनेत्र है, ठीक है, तो पहला तो संख्यावाचक है, आप कहेंगे द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पे मेन इसका जो समास का नाम डिसाइड होता है वो होता है इसके समास विग्रह के भाव के अनुसार, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र समास है, इस समासिक पद को जब हम समास विग्रह करेंगे तो देखिए त्रिनेत्र यानी 3 आंख वाला, यानी कि 2 इसके अर्थ निकल रहे हैं। या तो त्रिनेत्र इसका सीधा सीधा अर्थ निकाल दे हम, 3 आंख से संबंधित जब हम अर्थ लें तो 3 आंख अगर लेते हैं तो ये द्विगु समास में आएगा। लेकिन त्रिनेत्र किसी को कहा भी जाता है, किसको? महादेव को कहा जाता है ना, उनकी 3 आंखें, यानी कि जिनकी 3 आंखें उन्हें हम क्या कह रहे हैं? त्रिनेत्र, ठीक है। तो महादेव अर्थात शिव को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जहां दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद जो है बताया जाता है, तीसरा पद की ओर संकेत किया जाता है, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो त्रिनेत्र की बात अगर हम करें तो वहां महादेव की अगर हम भावार्थ उसका लेंगे महादेव से तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन सीधे सीधे सिर्फ पद की बात करें, पदों का ही प्रधानता के आधार पे हम इसका अर्थ निकालेंगे 3 आंख, त्रिनेत्र यानी कि 3 आंख, तो यहाँ पे ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं दशानन, दशानन में 10 आनन का समूह है ना, यानी कि सिर्फ हम इन पदों की बात करते हैं, दशानन 10 आनन, 10 सिरों वाला जो है तो वो हो जाएगा द्विगु, ठीक है। सिर्फ पद और संख्या की बात कर रहे हैं इसमें हम, तो द्विगु समास होगा। लेकिन जब हम दशानन का तात्पर्य किसी तीसरे पद के अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो यानी कि दशानन हम रावण को भी कहते हैं 10 सिरों वाला ना, तो वहां दशानन अगर हम उस पद को कह रहे हैं तीसरे पद को, तो वहां पे ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब देखिए कमल नयन है ना, इसी प्रकार से द्विगु और बहुब्रीहि में आप देख लिए कि एक ही समास जो है द्विगु में आता है और बहुब्रीहि समास में आता है। इसी प्रकार से कुछ समास जो होते हैं जो बहुब्रीहि और कर्मधारय समास से भी आते हैं, ठीक है। एक ही समास जैसे कमल नयन है, ये बहुब्रीहि समास में भी आता है और कर्मधारय में आता है। कैसे समझते हैं? कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, ठीक है ना। हम कहें कि कमल नयन, सीधे सीधे जो इसका पद है कमल और नयन, ठीक, यानी कि कमल के समान नयन, कमल नयन का मतलब है कमल के समान नयन, ठीक। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है? जिसमें पहला पद विशेषण या विशेष्य हो या उपमान और उपमेय हो, ठीक है। तो इसमें क्या है? कमल के समान, ये उपमान है? यानी कि कमल के समान नयन, नयन कैसे है? यानी कि कमल के समान है, ठीक है। तो नयन का विशेषण हो गया कमल। तो जब जहां पे उपमान या विशेषण शब्द आए, ठीक है, यहाँ विशेष्य के लिए या उपमेय के लिए, तो वहां कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम इन्हीं पदों के कोई तीसरा पद, कमल नयन को सीधे सीधे पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ न निकाल के हम कोई तीसरा इसका पद की ओर हम संकेत निकालें, इसका अर्थ निकालें, कोई तीसरा अर्थ, तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। यानी कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात राम और विष्णु को भी कहा जाता है, ठीक है। कमल नयन, राजीव नयन किसको कहा जाता है? राम को। उनकी आंखें कैसी थी? कमल के समान कही जाती हैं, है ना। तो इसलिए इस ऐसे में ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास,
ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे बहुब्रीहि समास को हम कैसे क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं दूसरे समास की तुलना में, है ना। अगर इसके उदाहरण अगर हम कोई द्विगु समास की या क्रमधारय समास का कोई उदाहरण आता है, ठीक, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कमल नयन के, जैसे कमल नयन है, तो इसके जब हम इसको एग्जैक्ट इसके पदों की बात ना करके हम किसी तीसरे पद की बात कर रहे हैं ना, दोनों पदों के अलावा, तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और सिर्फ पद की अगर बात करें हम, जो पद दिए पूर्व पद उत्तर पद, तो वहां क्या होगा, या तो द्विगु होगा या तो जो कर्मधारय है वो होगा, ठीक है, कर्मधारय ही होगा, ठीक। और इनकी ऐसे जब आप पहचान करोगे तो आप इनकी विशेषताएं भी देखेंगे। द्विगु समास की जो विशेषताएं बताई गई, जो पहचान बताया गया है, कर्मधारय की जो पहचान बताया गया, उसे भी आपको साथ में समझना है, तब आप अंतर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन बातों को समझने के लिए अच्छे से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सत्यव्रत, ठीक है। अब देखिए कैसे जो है एक ही ये समासिक शब्द है और इसमें कितने समास है ना, द्वंद्व समास भी हम इसको कर सकते हैं, कर्मधारय समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक ही समासिक शब्द है लेकिन इसमें 4 समास हो सकते हैं। लेकिन कैसे, तो इसके समास विग्रह के आधार पे, ठीक है। समास विग्रह का मतलब होता है समास को, जो समासिक शब्द है ये, इसको विग्रह करना, यानी कि अलग करना, इसको तोड़ना ना। जैसे सत्यव्रत, सत्य और व्रत, जब हम और लगा के इसको अलग करते हैं सत्य और व्रत को, तो आपको हमने बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होता है, 3 तरह का, या तो अथवा आता है या और होता है, ठीक है, या तो योजक चिन्ह भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और लगाया, यानी कि क्या है, द्वंद्व समास हो गया, है ना। अब इसी को हम इस तरह विग्रह करते हैं, सत्य ही व्रत या सत्य व्रत। कहने का मतलब है कि व्रत जो है कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो व्रत कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, विशेषण हो गया है, या तो सत्य ही व्रत। तो ये दोनों उदाहरण हो जाएगा कर्मधारय का ना, जो ये विग्रह होगा ये प्रकार होगा कर्मधारय समास का। फिर सत्य का व्रत, अब यहाँ देखिए हमने बताया था कि तत्पुरुष समास भी कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं इनके, और उन भेदों को भी भेद होते हैं, यानी कि पहला व्याधिकरण समास था जिसमें कारक के आधार पर 6 प्रकार का होता था, तो इसमें सत्य का व्रत आ रहा है, यानी कि जहां देख लीजिए कारक चिन्ह आ रहा है, जैसे का, से, में, इस तरह से, ये संबंध का, के, की आ रहा है बीच में, है ना, विग्रह करने पर, तो वहां क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। फिर इसी का सत्य है व्रत जिसका, है ना। अब देखिए यहाँ पे संकेत सत्य और व्रत से के अलावा किसी तीसरे पद की ओर किया जा रहा है ना, तो सत्य की बात हो रही है ना व्रत की, मतलब बात इसकी हो रही है, लेकिन इसका संकेत कुछ और है, तीसरे पद की ओर है, यानी कि सत्य है व्रत जिसका, अर्थात सत्य व्रत, ठीक। तो सत्य है व्रत जिसका अर्थात सत्य व्रत, यानी तीसरे पद की ओर संकेत हो रही है ना, डायरेक्ट ना तो इसकी बात हो रही है ना इसकी, ये सत्य व्रत की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो है समास कंप्लीट होता है, ठीक। आगे फिर हम आगे देखते हैं, धन्यवाद।